हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है, पूर्णांक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और पूर्णांक संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम इंटीजर्स कहते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम सभी का एक अपना घर होता है और उस घर में हम सभी लोग, कई परिवार के भी लोग रहते हैं, उसी तरह से संख्याओं का भी एक अपना घर होता है जिसमें विविध प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे देखो, ये मैं संख्याओं का एक घर बनाया हूँ जिसमें सबसे बीच में मैं लिखा हूँ प्राकृत संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यह किससे शुरू होती है? एक से शुरू होता है और कहाँ तक? 1, 2, 3 ऐसे यह अनंत तक जाती है। और इसे हम जो है काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब गिनती करने वाला नंबर। अगर कोई चीज़ हमें गिनना होता है तो हम 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम उसे 1, 2, 3 से ही नहीं स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या यानी काउंटिंग नंबर है। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं के बाद एक पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, यहाँ भी 1, 2, 3 अनंत तक है। और इसमें क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ इसमें शून्य को भी मिला लिया जाता है। तो शून्य को लेकर के हम इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब अगला परिवार है पूर्णांक संख्याओं का। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं में आप देख रहे हो कि 1, 2, 3 अनंत तक ये जो संख्याएं हैं वो यही न है। 1, 2, 3 अनंत तक जो प्राकृत संख्याएं हैं, तो जो प्राकृत संख्याएं हैं उसी को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और शून्य जो है, शून्य यहाँ है, तो शून्य को न हम धन पूर्णांक कहेंगे और न ही ऋण पूर्णांक संख्या कहेंगे। और शून्य से जैसे हम छोटे संख्या की तरफ जाते हैं तो ऋण 1, फिर उससे छोटा ऋण 2, फिर उससे छोटा ऋण 3, ये भी एकदम कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक। तो आप बच्चों देखें कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गया होगा। अब मैं पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं उसे मैं दिखाकर ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो देखो, मैं एक संख्या रेखा खींच दिया हूँ जो कि ये वाला रेखा है और इस पर बीच में शून्य लिखा हूँ ना। और शून्य से दाहिने, इधर दाहिने और इधर बाएं, इधर क्या होगा? बाएं हो जाएगा। इधर दाहिने होगा, इधर बाएं होगा। तो अब हम यहाँ देखो, शून्य से दाहिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से निरूपित कर दिए हैं। और शून्य से भी इधर बाएं साइड में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 इस तरह से निरूपित कर दिए हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह होती है कि सभी अंकों का दूरी जो होती है आपस में एक समान होती है। यानी यहाँ से जो दूरी है वहीं यहाँ से दूरी है, वहीं 2 और 3 के बीच में है, उसी तरह से इधर भी होती है। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ छोटा में दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से भी होता है। ठीक। यहाँ अगर शून्य हो गया हमारा तो इधर क्या होगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 हो जाएगा। फिर जो ऊपर होता है, ऊपर को भी हम प्लस से इंकित
इंगित करते हैं, धन 1, धन 2 और धन 3। धन नहीं भी लगाते हैं तब भी उसे हम धन पूर्णांक ही मानते हैं। फिर नीचे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से जो है हम ऐसे भी इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक, तो आप देखें कि संख्या रेखा पर हम इसे दिखाए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि शून्य से जो भी दाहिने के अंक हैं, पूर्णांक हैं, वो धन पूर्णांक होते हैं, और शून्य से जो बाएं के पूर्णांक होते हैं उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब मैं पूर्णांक संख्याओं का तुलना कैसे करते हैं यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पूर्णांक संख्याओं की तुलना, पूर्णांक संख्याओं की तुलना। तो बच्चों, जब भी हम तुलना करते हैं तो ये हमेशा ध्यान देते हैं कि लेफ्ट से राइट वाली यानी बाएं से दाएं वाली संख्या हमेशा बाएं से बड़ी होती है। जैसे शून्य से अगर हम इधर चलेंगे, जितना दाहिने जाएंगे वो संख्या हमेशा वो बड़ी होती जाती है। जैसे शून्य से 1 बड़ा है, तो शून्य से 1 दाहिने है ना, और शून्य क्या है, 1 के लेफ्ट में है, और 1 क्या है, शून्य के राइट में है, तो 1 बड़ा हो गया। उसी तरह से 1 के दाहिने 2 है, यानी 1 से राइट 2 है, तो 1 से 2 बड़ा हुआ, और 2 से लेफ्ट 1 है, तो 2 से 1 छोटा हुआ। अगर हम यहाँ से बात करते हैं इधर भी, तो हम ऋण 1 से दाहिने 0 है, तो ऋण 1 से दाहिने 0 है, तो ये 0 क्या होगा, ऋण 1 से बड़ा होगा। और 0 से बाएं ऋण 1 है, तो यह ऋण 1 क्या है, 0 से छोटा होगा। उसी तरह से ऋण 1 से ऋण 2 भी बाएं है, तो ये भी ऋण 2 क्या है, ऋण 1 से छोटा होगा। फिर ऋण 3 भी इससे बाएं है, ऋण 2 से, तो ऋण 3 भी इससे और छोटा होगा, 2 से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देखें कि हम ये बाएं हैं और ये दाहिने है, तो बाएं से अगर हम दाहिने जाते हैं तो क्या होगी, संख्या बड़ी होती जाती है, और दाहिने से बाएं आएंगे इस तरह से, दाहिने से बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने जाएंगे तो संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम बाएं से दाहिने की तरफ जाएंगे तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी, और जब हम दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे, दाहिने से बाएं की तरफ, तो हमारी संख्याएं क्या होगी, छोटी होती जाएंगी, संख्याएं छोटी होती जाएंगी। ठीक, तो अगर हम पूछें कि ऋण 5 बड़ा है कि ऋण 4 बड़ा है, तो आप तुरंत बताएंगे, देखेंगे कि यार ऋण 5 तो बाएं है, ऋण 4 दाहिने साइड में है ऋण 5 से, तो ये ऋण 4 बड़ी हो जाएगी। ठीक, हम अब ऋण 8 बड़ी है कि शून्य बड़ी है, तो आप देखेंगे कि शून्य कहाँ है, बहुत कई यूनिट आगे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट आगे है, तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ी है, शून्य क्या है, बहुत बड़ी है ऋण 8 से, और ऋण 8 छोटी है, यानी एकदम शून्य से ये बाएं है। तो बच्चों, इस तरह से पूर्णांक संख्याओं की तुलना की जाती है। अब हम आपको पूर्णांक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसे मैं बताऊंगा। तो बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम यानी पूर्णांक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें और उसका योगफल 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वह पूर्णांक संख्या एक दूसरे के क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक, जैसे भी आप आईना देखते हैं ना, तो आईना देखते हैं तो आप से आईना की जो प्रतिबिंब होती है, जो आपकी जो दूरी होती है शीशे से, वही दूरी आपके प्रतिबिंब की होती है। उसी तरह से यहाँ भी जैसे ये मान लो 0 है, ये 0 है, ये 0 है ना। अब 0 जो है
ये मिरर का काम करता है, शीशा काम करता है। अगर यहाँ धन है, ठीक, जितना दूरी पे इधर धन होगा उतना दूरी पे इधर ये माइनस, जितना दूरी पे इधर धन 1 होगा प्लस 1 उतना दूरी पे इधर माइनस 1 होगा। यानी यह जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर दूरी पर। उसी तरह से और यह धन 1 है, यह ऋण 1 है, यह ऋण 1 का योगात्मक प्रतिलोम धन 1 होगा और धन 1 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 होगा। उसी तरह से ये 2 है तो 2 का भी उसी तरह से होगा कि ऋण 2 का योगात्मक प्रतिलोम धन 2 होगा और धन 2 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 2 होगा। आप इसे भी कर सकते हो उसी तरह से। तो आप बच्चों देख रहे हो कि शून्य से जितना दूरी पर धन 5 है उतना दूरी पर शून्य से ऋण 5 है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का योगफल शून्य होता है। अब जैसे मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे देखो ऋण 1 और धन 1, इसे जब हम जोड़ेंगे तो धन और ऋण 0 हो जाता है, दोनों युग्म आपस में कट जाती है, यानी इसका योगफल शून्य हो जाएगा। धन ऋण मिल करके शून्य हो जाता है। उसी तरह से ऋण 2 और धन 2, ये भी अगर जोड़ेंगे तो धन 2 है तुम्हारे पास, जैसे 2 है और 2 उंगली में से दोनों उंगली तोड़ दो या बंद कर दो तो कितना हो जाएगा, कोई उंगली नहीं दिखाई देगी, तो वहीं यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ऋण 5 है तो ऋण 5 और इधर धन 5, इसे हम जब जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल शून्य होता है। ठीक, तो आप योगात्मक प्रतिलोम समझ गए कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए और दोनों का योगफल शून्य हो जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं एक दूसरे के क्या होंगी, योगात्मक प्रतिलोम होंगी। ठीक, तो अब चलिए अगला जो है इसी में हम बता रहे हैं आपको निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, तो बच्चों आप देख रहे हो कि शून्य से अगर हम कहें कि 5 तक, यानी धन पूर्णांक 5 तक कितना दूरी है, तो शून्य से अगर हम धन पूर्णांक 5 तक जाएं तो हम कितना दूरी जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 यूनिट हमको दाहिने जाना पड़ेगा। दाहिने जाना पड़ेगा नहीं, और शून्य से अगर हम ऋण 5 की तरफ आए तब भी हमें कितना आना पड़ेगा, तब भी हमें 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में शून्य से 5 यूनिट जाने के बाद हम धन पूर्णांक 5 पर जाते हैं और शून्य से 5 यूनिट जाने के बाद हम ऋण पूर्णांक 5 पर जाते हैं। तो हमारा परिणामी दूरी क्या होती है, 5 होती है। तो उसी जो परिणामी दूरी है उसी को हम निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई पूछे कि ऋण 5 का निरपेक्ष मान, तो ऋण 5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, तो हमारी जो दूरी है हम तो 5 कदम आए ना, इसलिए ऋण 5 का निरपेक्ष मान 5 होगा। और धन 5 का निरपेक्ष मान इसका भी 5 होगा। निरपेक्ष मान में हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ना धन का प्रयोग करेंगे ना ऋण का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पूछे ऋण 3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो ऋण 3 का निरपेक्ष मान, ऋण 3 का भी निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, इसलिए कि ऋण 3 तक आने में 1 2 3 स्टेप हमको 3 यूनिट बाएं आना पड़ेगा। और धन 3 का निरपेक्ष मान की बात हो तो हम देखेंगे कि धन 3 भी अगर जाना है तो हमें 1 2 3 यूनिट आगे जाना है, तो इसका भी निरपेक्ष मान 3 होगा, न कि धन 3 होगा। और एक चीज़ और कि निरपेक्ष मान को हम इस तरह से लिखते हैं,
जैसे ऋण 5 का निरपेक्ष मान, ऋण 5 का निरपेक्ष मान, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ऐसे पाई करके यहाँ ऋण 5 कर देते हैं। यह ऋण 5 का निरपेक्ष मान पढ़ा जाता है। ठीक, उसी तरह से ऋण 3 का अगर करना है, ऋण 3 का निरपेक्ष मान, तो हम एक पाई इधर खींच देंगे लंबा से, एक इधर, और यहाँ ऋण 3 का, इसे हम पढ़ते हैं ऋण 3 का निरपेक्ष मान, इसे हम पढ़ते हैं ऋण 5 का निरपेक्ष मान। तो ऋण 5 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 5 होगा, और ऋण 3 का निरपेक्ष मान 3 होगा। उसी तरह से धन 5 का निरपेक्ष मान 5 होगा, और धन 3 का निरपेक्ष मान 3 होगा। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और सभी चीज़ों को आपने विधिवत समझा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तुरंत आप तक आसानी से तुरंत पहले पहुँच जाए। ठीक, धन्यवाद।